गांव के मुखिया हरिराम का बेटा धोनीलाल, जिस पर जिम्मेदारी का कोई भार नहीं था। जब तक मुखिया हरिराम थे, रोजी रोटी की चिंता धोनीलाल के सिर पर नहीं आई। मुखिया जी का सम्मान पूरे गांव में था और उनका कामकाज भी अच्छा चलता था। लेकिन धोनीलाल, वह तो बस दोस्तों के साथ बैठे बैठे दिन काटता, गप्पे हाँकता और पेट भर खाना खाता। अरे भाई धोनीलाल, तुम्हारे बाल तो इतने बढ़ गए हैं कि अगर तुम जंगल में जाओ तो शेर भी समझेगा कि कोई बूढ़ा ऋषि तपस्या करने के लिए आया है। अरे शेर क्या समझेगा, जंगल के सारे जानवर मेरी सेवा में आकर कहेंगे, महाराज आपके चरण स्पर्श करते हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। दिन भर इसी तरह गप्पे मारते मारते धोनीलाल अपना समय बिताता। पिताजी ने कई बार समझाया कि बाहर जाओ, कुछ काम धंधा शुरू करो, लेकिन धोनीलाल के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ये लड़का तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। मैंने कितनी बार कहा है कुछ काम कर, कुछ कमा, पर इसे तो गप्पे हाँकने में फुर्सत नहीं। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसके बाद क्या करेगा ये? अब आप इतनी चिंता मत करो, कभी कभी देर से समझ आती है, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचता हूँ इसकी शादी करवा दूं। बहू आएगी तो शायद ये जिम्मेदारी समझेगा, परिवार का भार उठाना पड़ेगा तो शायद कुछ काम धाम शुरू कर दे। धोनीलाल की धूमधाम से शादी होती है। मुखिया ने सोचा कि शादी धोनीलाल को जिम्मेदार बना देगी। शादी के बाद धोनीलाल के जीवन में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आई जरूर, लेकिन उसका आलस और मस्ती अभी भी कम नहीं हुई थी। मुखिया को उम्मीद था कि बहू राधिका उसे समझाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ दिन बाद ही मुखिया का देहांत हो गया। बेटा अब तो कुछ जिम्मेदारी समझ ले, आखिर कब तक इस तरह चलेगा? तेरे पिता भी अब नहीं रहे, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बहू है घर में और अब तेरे ही ऊपर सब कुछ है। तू कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? अरे माँ, क्या इतना सोचती हो? अरे अभी तो सब चल ही रहा है ना, अब भूखे तो मर नहीं रहे हैं, और फिर काम तो कोई भागा थोड़ी ना जा रहा है, कर लेंगे। और क्या, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम बना रही हो। अरे थोड़ा सब्र करो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। पिताजी के गुजरने के बाद हालात और बिगड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी धोनीलाल पर आ गई थी, लेकिन धोनीलाल के पास न काम था न कोई योजना। धीरे धीरे घर की हालत खराब होती गई और भूखमरी की नौबत आ गई। अजी ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ काम कीजिए, बाहर जाइए और कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त कीजिए। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? अरे जाऊं भी तो कैसे, पास में कुछ पैसे तो हों। ये लो, हमारी आखिरी पूंजी सिर्फ 1 रुपए, इन्हीं से कुछ कर लेना। ये सत्तू भी रख लो, सफर में भूख लगेगी तो इसे खा लेना। ठीक है, देखते हैं इस पैसे से क्या कर सकते हैं। अगली सुबह धोनीलाल ने अपनी यात्रा शुरू की। जेब में सिर्फ 1 रुपए और हाथ में सत्तू की गठरी लिए धोनीलाल दिन भर चलता रहा और सोचता रहा कि इतने पैसों में क्या करेंगे। 1 रुपया? इतने में क्या हो सकता है? आखिर इतने पैसे में मैं क्या काम शुरू करूं? अरे माँ सोचती है कि बाहर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो घर जाकर राधिका को क्या कहूंगा? धोनीलाल अब पूरे दिन की यात्रा से थक चुका था। तभी उसकी नजर रास्ते में चुपचाप बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। अरे ये बूढ़ी माँ यहाँ क्या कर रही है? ये क्या बेच रही है? अरे ओ बूढ़ी अम्मा, अरे जरा ये तो बताओ,
ये कहाँ बेच रही हो? हैं? बेटा, मैं अकल बेच रही हूँ। क्या? अकल? ये तो मैंने पहली बार सुना है कि अकल भी बिकती है। अच्छा बताओ बूढ़ी अम्मा, कैसे दे रही हो ये अकल? 8 आने की एक है बेटा, कितनी दूं? ठीक है, एक काम करो बूढ़ी माँ, एक अकल दे ही दो, लाओ। बेटा, छोटे काम से कभी घृणा मत करना। अरे ये तो मुझे पहले से पता है, इसमें क्या नया है? 8 आने दे दिए और तुम्हारी ये अकल तो मैंने पहले ही सुनी हुई है। जानते तो होगे बेटा, लेकिन जब तक इसे पैसे देकर खरीदोगे तभी तुम इसकी असली कीमत समझोगे। अब इसे हमेशा याद रखोगे, क्योंकि इसे अब तुमने खरीदा है। अब ठीक है बूढ़ी माँ, अब मेरे पास 8 आने बचे हैं, एक और अक्ल दे दो। बेटा, रहस्य की बात कभी किसी से मत बताना, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। धोनीलाल थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बूढ़ी औरत की बात उसे समझ में आ जाती है और वह दोनों अक्लों को याद करते हुए आगे चलता है। तभी उसकी नजर बार बार चिल्लाते हुए एक दुकानदार पर पड़ती है, जिसके सामने एक मरी हुई बिल्ली जमीन पर पड़ी होती है। अरे भाई, कोई ऐसा आदमी है जो इस बिल्ली को उठाकर कहीं फेंक आए? मैं उसे 2 रुपए दूंगा। अरे, एक मुखिया का बेटा होकर क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? मरी हुई बिल्ली को उठाकर फेंकना तो बहुत नीच काम है, हैं? लेकिन पैसा तो क्या मुझे करना चाहिए? बूढ़ी माँ ने कहा था कि छोटे काम से कभी घृणा मत करना, और अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे 2 रुपए मिलेंगे। वाह, इतने पैसे से तो मैं कुछ न कुछ तो कर पाऊंगा। भाई, मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या तुम इसे फेंक सकते हो? हाँ, मतलब मैं इसको फेंक सकता हूँ। 2 रुपए मुझे दे दो। ठीक है, ये लो अपने 2 रुपए और उठाओ इसे। धोनीलाल सिक्का लेता है और बिल्ली को हाथ में उठाए चल पड़ता है। अरे, ये आवाज कैसी? हाँ, कहीं ये आवाज इस बिल्ली की तो नहीं है? अरे ये क्या, चांदी के सिक्के? अब धोनीलाल बिल्ली को और जोर जोर से हिलाने लगा। हे भगवान, इतनी दौलत! हा, ये तो किस्मत खुल गई मेरी। धोनीलाल बिल्ली को वहीं फेंककर सारे सिक्कों को एक गट्ठर में बांध लिया और सीधे अपने गांव की ओर चल पड़ा। राधिका, अरे ओ राधिका! अजी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और ये क्या, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ पूछो मत, बस ये देखो। हाँ, इतने सारे सिक्के, वो भी चांदी के। राधिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिनट देहाती पति ने एक ही दिन में इतना सारा धन कहां से इकट्ठा कर लिया, मगर वह इस सवाल को उठाने की बजाय दौलत को संभालने में जुट गई। कुछ समय बाद धोनीलाल ने गांव में एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। समय बीतता है। एक दिन राधिका अपनी चौखट पर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन चित्रा वहां आती है। अरे बहन राधिका, सुना है तुम्हारे पति ने एक ही दिन में इतने रुपए और सिक्के जमा कर लिए। ये तो बड़ी अजीब बात है, कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं कर बैठे? हाँ बहन, ये तो कभी मैंने उनसे पूछा ही नहीं, परंतु आज रात मैं जरूर पूछूंगी। राधिका अपनी बात कहकर घर के अंदर चली जाती है
लेकिन उसके मन में अब शक के बीज पड़ चुके होते हैं। धोनीलाल को आने के बाद अजी, आपसे एक बात पूछनी थी। अरे भगवान, आज फिर क्या नया सवाल आ गया? अच्छा चलो ठीक है, पूछो पूछो, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? उस दिन आप जो ढेर सारे सिक्के और सोने की मुद्राएं लेकर आए थे, वो कहाँ से मिली थी? आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे छोड़ो ना भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या फिर पेड़ गिनने? बताओ। नहीं, आज आपको बताना ही होगा, आपको मेरी कसम है। ओफो, अच्छा अगर तुम नहीं मान रही हो तो सुनो। जिस दिन मैं घर से निकला था, शाम को मुझे एक सन्यासी मिले। उन्होंने मुझे एक बड़ा राज बताया। कैसा राज? उन्होंने कहा, सुबह सुबह आंख खुलते ही अपने गांव के उत्तर दिशा में जाना और जो गधा दिखे उसकी पूंछ पकड़ के जोर से खींचना और उससे चांदी के सिक्के मांगना, और उसका पूंछ तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि पीछे से सिक्के ना गिरने लगे। बस मैंने ऐसा ही किया और ढेर सारा सिक्का लेकर आ गया मैं। तो ये राज है उन सिक्कों का। अब देखना, मैं तुमसे भी ज्यादा धनवान होकर दिखाऊंगी। इतना बोल चित्रा चली गई और अगली सुबह वो मन में सिक्कों की लालच लिए गधे की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर निकलने पर उसे एक गधा दिखा। ये रहा वो गधा जो मुझे माला माल बनाने वाला है। अब जल्दी से इसकी पूंछ पकड़ लेती हूँ। चित्रा दौड़ती हुई गधे के पास पहुंचती है और अपने दोनों हाथों से गधे की पूंछ जोर से पकड़ लेती है और खींचने लगती है। चलो गधे भाई, अब जल्दी से चांदी के सिक्के गिराओ। गधा अचानक चित्रा की इस हरकत से परेशान हो जाता है और जोर जोर से हिनहिनाने लगता है, लेकिन चित्रा सिक्कों के लालच में गधे की पूंछ और भी जोर से खींचती है। अब गधा परेशान होकर एक जोरदार लात मारता है और चित्रा कुछ दूर जाकर गिरती है। अरे ये क्या हो गया? सिक्के तो नहीं मिले, उल्टा मुझे गधे की लात भी खानी पड़ी। इसी बीच धोनीलाल और राधिका यह नजारा दूर से देख रहे होते हैं। वो हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। अजी, आपने सच में कमाल कर दिया। देखिए ये पड़ोसन कैसे धोखा खा गई। अरे तो मैंने तो पहले ही कहा था। अरे भाग्यवान, ईर्ष्या की आग में जलने वालों का यही अंजाम होता है। बात बहुत ही पुरानी है। लखनपुर राज्य में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा राजू और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। राजू एक बहुत ही शरारती लड़का था। वो हमेशा शरारत करता रहता था और जब भी मोहन उससे कहता, राजू तू हमेशा झगड़े, मारपीट और शरारत करने में ही समय बिताता है। तू मेरे साथ खेतों पर चल, वहाँ पर चलकर मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाया कर। नहीं पिताजी, मैं खेतों पर नहीं जाऊँगा, मैं भी छोटा हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीते। राजू बड़ा हो गया तो एक दिन मोहन ने उससे कहा, बेटा अब मैं उम्र के हिसाब से कुछ थकान महसूस करने लगा हूँ। भगवान की दया से अब तुम काम करने लायक हो गए हो। अब तुम हमें काम करके खिलाओ। पिताजी, आपने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, कुछ दिन और खिलाओगे पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? राजू की ये बात सुनकर मोहन चुप हो गया। मोहन के समझाने का राजू पर कोई असर नहीं पड़ता और वो रोज की ही तरह इधर उधर घूमता रहता। और फिर इसी तरह कई साल और बीत गए। बेटा अब तो तुम्हारे दाढ़ी मूछ भी निकल आई है, अब तो तुम काम काज करो ना। अब तो मैं सचमुच ही बूढ़ा हो चुका हूँ। पिताजी, आप दोनों मेरे माता पिता हो, आपने ही मुझे पैदा किया है, मुझे जीवन भर खिलाने का आपका फर्ज है। आप अपने फर्ज को निभाओ, मैं तो कोई काम काज नहीं करने वाला। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। सीमा, मैं तो राजू को समझा समझा कर थक गया हूँ।
उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूं? क्या मैं इसी तरह अपने बुढ़ापे में ही खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस तरह दुखी मत होइए। आप सरपंच जी के पास जाकर राजू की शिकायत कर दीजिए, तो सरपंच जी उसे बुलाकर कुछ समझा देंगे या डरा धमका देंगे। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, वरना मैं तो इसे कभी नहीं सुधार सकता। उसी दिन मोहन सरपंच जी के पास चला गया। सरपंच जी, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। अब आप ही मुझे उस मुसीबत से बचा सकते हैं। कहो मोहन, तुम्हें क्या परेशानी है? सरपंच जी, मेरा एक ही बेटा है राजू, इस आस के साथ कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा राजू मेरा कोई भी काम नहीं करता। वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और लोगों को शरारत करके परेशान करता रहता है। और जब मैंने उसे समझाया तो वो मुझसे कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा, मुझे उसे जीवन भर काम करके खिलाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा तो बहुत स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रमेश, तुम जाकर इसके बेटे राजू को बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का आदमी जल्दी से गया और राजू को ढूंढकर सरपंच जी के पास ले आया। राजू, क्या ये तेरे पिता है? हाँ सरपंच जी, ये मेरे पिता है। क्यों रे राजू, तू इतना जवान और इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी तू कोई काम धाम क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? सरपंच जी, मैं कामकाज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई भी कामकाज नहीं सीखा और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। राजू, तुझे ऐसा कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम चाहे कुछ भी काम करो, मजदूरी करो या चोरी चकारी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। और खबरदार, अगर मुझे फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सरपंच जी की ये बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगता है। पिताजी ने सरपंच जी से मेरी शिकायत करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ सरपंच जी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। फिर राजू और मोहन अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे तू सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जा रहा है? पिताजी, आपने कल मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती करवाई थी, इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको तभी मेरी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे अरे राजू, मेरी बात तो सुनो। लेकिन राजू मोहन की एक न सुना और वहाँ से चला गया। ये इसको अब नया ही भूत सवार हुआ है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन घर के बाहर रहता है। और उधर राजू चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुँच गया। उसे डर लगने लगा। हे राम, मैं ये कहाँ आ गया? मुझे तो यहाँ केवल दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा है और यहाँ जरूर जंगली जानवर भी रहते होंगे। मैं तो घर से ये सोचकर निकला था कि अब मैं कुछ बनकर ही पिताजी को अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आगे चलता हूँ, क्या पता मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। ऐसा सोचकर राजू आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर रास्ते में उसे एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो उनके पास जाता है। बाबा जी, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जो आप यहाँ अकेले बैठे हो? बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ और यहाँ से आने जाने वाले लोगों से मांगकर खा लेता हूँ, और अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो तुम मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा की ऐसी बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा। मेरे पास तो काफी खाना पड़ा है, यदि मैं इस बाबा को थोड़ा सा खाना दे दूंगा
तो इनका पेट भी बढ़ जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि आपको खाना खिलाने में मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर आपको कुछ खाने को दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर बाबा खाना खाने लगते हैं और राजू अपने मन में सोचता है, चलो जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद बाबा राजू से कहते हैं, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा। अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? अरे बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप इस उम्र में क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ होगा। बेटा तुम मेरे हाल पर मत जाओ, तुम बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है बाबा, तो आप मुझे जो भी आपके पास कीमती वस्तु है वो मुझे दे दीजिए। फिर बाबा ने अपनी झोली से एक मोतियों की माला निकाली और राजू को देते हुए कहा, तुम इस मोतियों की माला को पहन लो, ये मेरे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है, साथ ही तुम्हारे द्वारा दिए गए भोजन का मूल्य भी है। अरे बाबा, ये तो एक साधारण सी मोतियों की माला है। ये कोई साधारण मोती की माला नहीं है, बल्कि जादुई मोती की माला है। इस माला को तुम जैसे ही पहनोगे और हाथ लगाओगे तो एक जादुई तोता इससे बाहर निकल कर आएगा और वो तोता तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक ये माला तुम्हारे पास रहेगी वो तोता जब तक ही तुम्हारा गुलाम रहेगा। वाह, फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा कि राजू मूर्ख या शरारती नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे लायक और सुशील और महान इंसान है। फिर राजू वो माला पहनकर आगे बढ़ जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद, ये माला क्या वाकई में एक जादुई माला है? क्यों ना मैं एक बार इसे आजमा कर देखूं, कहीं बाबा ने मुझे मूर्ख तो नहीं बनाया। फिर राजू रुककर उस माला पर हाथ रखता है, तभी वहाँ एक तोता प्रकट हो जाता है। मैं तोता, क्या हुक्म है मालिक आपका? प्यारे तोते, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो तुम मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन और जल लेकर आओ। जैसी इच्छा मालिक आपकी। इतना कहकर तोता अपने जादू से स्वादिष्ट पकवान की एक थाली प्रकट कर देता है। भोजन हाजिर है मेरे मालिक। कमाल है, इतना स्वादिष्ट खाना तुम मेरे लिए लेकर आए हो। अब तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा, क्योंकि कई सालों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। जरूर वो बाबा एक चमत्कारी बाबा है, जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में ये जादुई मोतियों की माला दी है। फिर जब राजू ने खाना खा लिया तो तोते ने अपने जादू से उस थाली को गायब कर दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है मेरे मालिक? प्यारे तोते, क्या तुम मुझे रामनगर मेरे मामा के पास पहुंचा सकते हो? उनसे मिले मुझे काफी समय हो गया है। क्यों नहीं मालिक? अब तुम गायब हो जाओ और जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी जब मैं तुम्हें बुला लूंगा। अरे हाँ, लेकिन एक बात बताते जाओ, इस समय मेरे मामा के घर में खाने में क्या बना होगा? जो हुक्म मेरे मालिक। थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बताता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में तोते ने अपने जादू से पता लगा लिया। मालिक, आज तो आपके मामा के यहाँ बहुत स्वादिष्ट पकवान बने हैं, जलेबी, खीर, लड्डू। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अब तुम गायब हो जाओ। फिर तोता वहाँ से गायब हो गया और राजू अपने मामा के घर की ओर निकल पड़ा। प्रणाम मामा जी। सदा सुखी रहो राजू बेटा। लेकिन बेटा, आज तुम्हारा अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है मामा जी, माँ भी बिल्कुल सही है। बहुत महीने हो गए थे आपकी तरफ से ना कोई खत मिला था और ना ही कोई संदेश, इसीलिए माँ ने मुझे आपके हालचाल पता करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हारी मामी भी तुम्हें देखकर यहाँ बहुत खुश होगी। रुको, मैं भी तुम्हारी मामी को बुलाता हूँ। अरे ओ अनीता, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। तभी वहाँ अनीता आ जाती है और फिर वो सभी लोग आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। अरे मामी जी, जो आपने इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, खीर जलेबी, वो तो मुझे खिलाओ। राजू, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैंने खीर जलेबी बनाई है? क्या तुमने कोई ज्योतिष विद्या सीखी है क्या? हाँ मामी जी, मुझसे खेती का काम नहीं होता, इसलिए मैंने ज्योतिष विद्या सीखी है।
मैं अपनी ज्योतिष विद्या के बल पर कुछ भी बात बता सकता हूँ। मैं किसी भी खोई हुई चीज का पता भी बता सकता हूँ, हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अरे वाह राजू, तुमने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है और हम तो वही किसान के किसान और अनपढ़ ही रह गए। मामा की ऐसी बात सुनकर राजू बहुत खुश हो गया। अरे मामा, आप चिंता मत करो। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं आपको भी कुछ बनाकर ही वापस जाऊँगा। देखना जब आप अपने दोनों हाथों से किस तरह धन को बटोरोगे। राजू, क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? मामी जी, अब मुझे खाना खिला दो, अब मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हाँ हाँ राजू, तुम जल्दी से हाथ पैर धोकर आ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। फिर दूसरे दिन से ही राजू की मामी अनीता गांव में जहाँ कहीं भी जाती वहाँ मुफ्त में ही राजू की ज्योतिष विद्या का विज्ञापन कर देती। ये बात सुनकर गांव की एक औरत बोली, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगी। यदि राजू की पता हुई बात से मेरी अंगूठी मिल गई तो मैं उसको अपने घर भोजन पर बुलाऊंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर आना, हमारा राजू तुम्हारी खोई हुई अंगूठी का पता जरूर बता देगा। फिर अगले दिन जब वो औरत अनीता के घर पहुंची तो राजू उसकी सारी बात सुनकर बोला, आप चिंता ना कीजिए चाची जी, और आप सब बाहर जाकर बैठो, मैं भी आपको आपकी अंगूठी के बारे में पता करके बताता हूँ। बहुत अच्छा राजू, हम अभी बाहर चले जाते हैं। मामी और उस औरत के कमरे से बाहर जाने के बाद राजू ने अपने मोतियों की माला पर हाथ रखा और जादुई तोता को बुलाया और उसे सारी बात बता दी। तो उस जादुई तोते ने अपनी जादुई शक्ति से उस औरत की अंगूठी के बारे में पता करके राजू को बता दिया और वहाँ से गायब हो गया। तो राजू ने उस औरत को अंदर बुलाया। सुनो चाची जी, आपकी अंगूठी चोरी नहीं हुई है, बल्कि आपकी गाय उस अंगूठी को चारे के साथ खा गई है। आप उसे बहुत सारा चारा खिलाइए तो गोबर के साथ ही आपकी अंगूठी बाहर आ जाएगी। उस औरत ने घर जाकर अपनी गाय को बहुत सारा चारा खिलाया। खा खा गोरी, तू बहुत सारा चारा खा। फिर अगले दिन जब गाय ने गोबर किया तो उस गोबर में वो अंगूठी मिल गई। अरे वाह वाह, मिल गई मेरी कीमती अंगूठी। इस तरह रामनगर और उसके आसपास के गांव में राजू पंडित की चर्चा होने लगी। अरे भाई, मेरी बकरी नहीं मिल रही, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम अपने गांव के राजू पंडित के पास चले जाओ तो तुम्हें वो बकरी क्या उसके पूरे खानदान का पता चल जाएगा। फिर वो आदमी राजू के पास पहुंचा। राजू, मेरी बकरी खो गई है, क्या तुम मेरी बकरी का पता बता सकते हो? तो फिर राजू ने उसे बाहर भेज दिया और अपनी जादुई तोता की मदद से उसकी बकरी का पता लगा लिया। तुम्हारी बकरी तुम्हारा बेटा ही चुराकर रतनगढ़ के मेले में बेचने के लिए चला गया है। क्या उस नालायक की इतनी हिम्मत हो गई? मैं अभी जाकर उसे ठीक करता हूँ। राजू इसी तरह महान बनता चला गया। हर प्रश्न का उत्तर जो जादुई तोता बताता और नाम राजू का हो जाता। कुछ ही महीने में मामा का साधारण सा घर एक बड़ा सा घर बन गया। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए। सुनते हो, मैं सोच रही हूँ अपने राजू की शादी करा दे तो अच्छा होगा। वैसे भी राजू के लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। अपने गांव के सेठ मनीराम जी का प्रस्ताव मान लूं। उनकी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील है। तो फिर आप शुभ काम में देरी मत कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आज ही सेठ जी को यहाँ बुला लेता हूँ। फिर शाम होने पर सेठ जी राजू के मामा के यहाँ आ गए और खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए भाई, मैं चलता हूँ और जाकर अपने गांव के पंडित से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। ठीक है सेठ जी। विवाह तिथि तय होने के बाद राजू के मामा ने अपने नौकर को राजू के घर भेज दिया। नौकर राजू के जाकर राजू के पिताजी से बोला, राजू भैया का विवाह हमारे गांव के सेठ मनीराम जी की बेटी के साथ तय हो गया है। राजू के मामा जी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, मैं उस नालायक के विवाह पर हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम अपने मालिक से कहना कि वो जो उचित समझे वो करे। नौकर के बहुत समझाने पर भी कि अब राजू बहुत महान बन गया, फिर भी राजू के पिता वहाँ शादी में जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो नौकर वापस रामनगर लौट गया और बिना पिता की मौजूदगी में ही राजू का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करा दिया गया।